हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हम साइकोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी और मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। साइकोलॉजी हैज़ बिकम नेसेसरी इन एवरी प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग टुडे। मतलब जो साइकोलॉजी है आजकल हर एक प्रोफेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। ये नर्सिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर्स केम्स विद अ वाइड स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम पेशेंट की कंडीशन को, खुद की फीलिंग्स को, अपने सराउंडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ साइकोलॉजी का यूज़ होता है। टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ, मतलब एक नर्स साइकोलॉजी का यूज़ कैसे करेगी? खुद को समझने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। और टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, जो पेशेंट्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, क्यों वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्या नॉर्मल बिहेवियर है, उसको समझने के लिए यूज़ करेगी। टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू हम डिसीज़ कंडीशन और मेंटल इलनेस को समझते हैं। तो कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है वो भी हम साइकोलॉजी के थ्रू ही जान सकते हैं। टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, जैसे हमारे सराउंडिंग है, हम एज अ नर्स अदर स्टाफ के साथ वर्क करते हैं, तो जो बाकी स्टाफ का बिहेवियर है, रिएक्शन है, वो क्यों है, कैसा है, ये समझने में भी हमको साइकोलॉजी हेल्प करता है। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, जब हम उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, उनको सिंपैथी दे पाएंगे, उनके फीलिंग के साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे, तब जाके हम क्वालिटी केयर दे सकते हैं। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन, जैसे कि कोई एम्प्यूटेड पेशेंट है या कोई लॉन्ग टर्म इलनेस वाला है, किसी को कैंसर हो गया, तो हम लोग उसके सिचुएशन को समझेंगे, तब जाके हम उसको एडजस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सारी रेलिवेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, सर्वे मेथड और जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। अब इन सारे मेथड्स को हम वन बाय वन समझते हैं और साथ ही साथ इनके मेरिट और डीमेरिट के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब क्या होता है? अच्छे से खुद के अंदर समझना। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इंट्रोस्पेक्ट हम लोग सिर्फ खुद को कर सकते हैं। अगर सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद की कंडीशन को समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन। हम लोग किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं, मतलब हम इनके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं हम लोग उनकी बातों को समझ सकते हैं, पर उनके अंदर झांक के हम नहीं देख सकते। Here the subject is asked to systematically observe his own behavior and report the same। तो इसमें हम लोग पेशेंट को खुद ही बोलते हैं, क्लाइंट को, कि वो अपने आप को समझ के देखे कि वो कैसा फील कर रहा है, वो फिर हमको बताए। फिर उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग उनको पूछते हैं ना कि आपको कैसा फील हो रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो उनके पेन को फील नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए उसको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन गिव अस डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। मतलब इसमें खुद के मन में क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या चल रहा है, उसको हम समझ सकते हैं। इट इनेबल अस टू फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके बताएगा तो हम उसके पूरे बिहेवियर को समझ सकते हैं। दिस मेथड इज़ ईजी, इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एपरेटस और लेबोरेटरी। ये एक ईजी मेथड है क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस उसको अपने बिहेवियर को समझता है। इसमें कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है और कोई भी हम लोग को एपरेटस या लेबोरेटरी मेथड नहीं चाहिए। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन और एनिमल्स और मेंटली रिटार्डेड पीपल। हम इसको बच्चों पे
या मेंटली रिटार्डेड पीपल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। इट इज़ प्योरली प्राइवेट अफेयर एंड कैनॉट बी वेरीफाइड बाई अदर ऑब्जर्वर। अब किसी की फीलिंग्स क्या है, उनका पर्सनल मैटर है। अगर वो हमको झूठ भी बोल रहे हैं तो हम उनको ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। ये चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इन मैनी केसेस द पेशेंट में नॉट हैव इंसाइट टू नो अबाउट देयर कंडीशन और लैंग्वेज टू डिस्क्राइब दैम एक्यूरेटली। कई बार होता है कि क्लाइंट्स जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, या फिर उसको अगर समझ भी रहे हैं तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ये सारे हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्जर्व करना मतलब किसी को क्लोजली हम लोग देखते हैं उसके एक्शंस को। इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन बाय अदर इंडिविजुअल। मतलब नेचुरली कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम लोग दूर से उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम उसको ये नहीं बताते कि हम आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर बता देंगे तो क्या होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा और सोच समझ के एक्ट करेगा। पर हम बिना बताए बस उसके एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इसमें भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है और नेचुरल चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। The data which is studied through observation can be analyzed, measured, classified and interpreted. हम रेटिंग स्केल या फिर चेकलिस्ट का यूज़ करते हुए टिक लगाते हैं ताकि हम बाद में उसको एनालाइज कर सकें। द रिज़ल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड। और इस रिज़ल्ट पे हम लोग रिलायबल है। जैसे इंट्रोस्पेक्शन में हम भरोसा नहीं कर सकते थे, क्लाइंट झूठ भी बोल सकता है, पर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो सही ही होगी। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्रीजुडाइसेस ऑफ ऑब्जर्वर में क्रीप इन। हो सकता है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं पर रिपोर्ट सबमिट कर रहा है इसलिए कुछ भी लिख के दे दिए, या फिर अगर उस पेशेंट को वो पर्टिकुलर पर्सन पसंद नहीं करता है तो उसके बारे में वो झूठ भी लिख सकता है। Sometime to observe the natural behavior, the observer may have to spend more time, energy and money. कई बार होता है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम उस पर देना पड़ता है। बहुत देर तक एक फेनोमेनन नहीं होगा, उसके अकरेंस के लिए हम लोग वेट करते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि इट लैक्स रिपीटेबिलिटी। अगर हम एक बार ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दोबारा होगी, तो ये दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड एज मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। आजकल एक्सपेरिमेंट्स पे हम बिलीव करते हैं तो ये मोस्ट रिलायबल मेथड है। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज यूज्ड टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग द नेचुरल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं। कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, ये सब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एंजाइटी हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस में है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट दोनों पता चलता है। मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फेनोमेनन। अब एक्सपेरिमेंटल है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिपीटेशन इज पॉसिबल। इसमें चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। ऑल प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाई दिस मेथड। हम हर कुछ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं पढ़ सकते। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो खर्च तो लगेगा ही। रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। कोई भी रैंडम पर्सन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ नहीं कर सकता है, इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। नेचुरलिस्टिक कंडीशन कैन नॉट बी स्टडी। अब हम पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट बना के उसमें स्टडी कर रहे हैं, एक लेबोरेटरी स्टडी टाइप की हो रही है, तो जो नेचुरल फेनोमेनन है उसको हम इसमें स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मेथड। इट एम्स एट स्टडिंग द कॉज
एंड बेसिस ऑफ पीपल्स एंग्जाइटी, फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। ये केस स्टडी है, कोई पेशेंट आया है तो उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। इन दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, हिज फैमिली एक्सेट्रा। इसमें हम लोग मेमोरी बेस्ड पर्पस करते हैं। जैसे कोई पेशेंट बताएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था 4 साल पहले, उसकी फैमिली बताएगी कि ऐसा हुआ था, इस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो ये क्या हो गया? क्लिनिकल मेथड हो गया। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, प्रेजेंट कंडीशन, प्रोबेबल कॉजेज एक्सेट्रा। तो इसमें उसकी हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं, क्या कॉज रहा होगा, ऑलरेडी क्या क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, क्या साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हैं। तो एडवांटेजेस में है, केस हिस्ट्री विल गिव द क्लिनिकल एंड इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इसमें हम कॉज को अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी जान सकते हैं। केस स्टडी कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर मेथड। तो ये हमको एक बेसिस देता है, इसकी हेल्प से फिर हम अदर मेथड यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉज क्या था। इसके डिसएडवांटेजेस में है, द केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड लार्जली ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये सिर्फ किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे। अगर लोगों को याद ही नहीं है या कुछ उन लोग गलत परसीव कर लिए हैं तो हम इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वे मेथड। ऑल प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी कैनॉट बी स्टडीड बाय एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड। सब चीज़ों को हम लोग एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम जैसे कि किसी के ओपिनियन, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड, ये सब किससे स्टडी किए जाते हैं? सर्वे मेथड। जैसे किसी गांव में क्या क्या वहाँ की नीड्स है वो अगर हमको जानना है तो हम एक पर्सन के थ्रू उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमको बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। तो यही हमारा सर्वे मेथड है, जैसे जनगणना होता है ना, उसी तरीके से। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज में है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट टाइम, लोगों को ओपिनियन मिल सकता है। डिसएडवांटेज में है, बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, हम लोग पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हमारा लास्ट मेथड है डेवलपमेंटल मेथड। साइकोलॉजिस्ट स्टडी not only the behavior of an individual at particular time but also his development from birth to death। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम स्टडी नहीं करते, हम उसका बर्थ से लेकर डेथ तक पूरा अगर उसका बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन से मेथड के थ्रू हो सकता है? डेवलपमेंटल मेथड। तो इट कैन बी डन बाय 2 ways, 2 तरीका यूज़ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में है कि डिफरेंट ग्रुप के बच्चों को हम एक ही साथ ले लेते हैं और फिर उन पे स्टडी करते हैं, तो अलग अलग एज ग्रुप का स्टडी एक साथ हो जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करते हैं, एक ही बच्चे पे हम उसके बर्थ से लेके डेथ तक पूरा स्टडी करते हैं पर्टिकुलर पर्सन में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? एडवांटेज में है, दिस इज मोर यूजफुल मेथड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब हम पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हम हेरिडेटरी, एनवायरमेंटल, हर कुछ को जान सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी। अब पूरा उसका बर्थ से लेके डेथ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी चाहिए। इसी के साथ हमारा साइकोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।